हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर आया हूं 24 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारे आज के करंट अफेयर शो में न्यूज ऑफ द डे रहेंगे, यानी कि वन लाइनर्स ऑफ द डे और प्लस करंट अफेयर क्वेश्चंस जो हैं हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट करंट अफेयर शो। तो करंट अफेयर शो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और जी हाँ, बेल आइकन दबाना है जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लस क्या करना है, यदि आप लोगों को पीडीएफ पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग मेरे फेसबुक पेज जो कि करंट अफेयर यूनिवर्स के ही नाम से है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं वन लाइनर्स ऑफ द डे या टॉप न्यूज ऑफ द डे से। तो क्या है, सबसे पहला न्यूज है कि अमला शंकर रिनोन्ड इंडियन डांसर डाइज एट 101। तो अमला शंकर कौन थी, ये नृत्यांगना थी। क्या थी, नृत्यांगना। तो इनकी जो है मृत्यु हो गई कितने साल की उम्र में, 101 साल की उम्र में। और कहां, तो कोलकाता में। ये देखिए, ये रही कौन, तो आपकी अमला शंकर। ठीक है, दूसरा न्यूज है पूरी रथ यात्रा चैरियट्स लॉर्ड जगन्नाथ बालभद्र देवी सुभद्र वोंट बी डिस्मैंटल्ड दिस ईयर। तो सबसे बड़ी न्यूज क्यों है, ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जो पूरी का रथ यात्रा है जो कि इस बार कोविड-19 के चलते विदाउट पब्लिक जो है हुआ, यहाँ आप देख लीजिए। तो क्या हुआ कि हर साल क्या होता था कि रथ यात्रा खत्म होने के बाद इन रथों को तोड़ दिया जाता था और इन रथों की लकड़ी से ही क्या बनाया जाता था, खाना बनाया जाता था और जो भक्त लोग थे उनको दिया जाता था। इसको हम लोग कोठा भोजा के नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को इस नाम से, तो कोठा भोजा, KOTHABHOJA। ठीक है, अब क्या होगा कि ये तीन जो रथ हैं आपका लॉर्ड जगन्नाथ का, फिर बालभद्र का और देवी सुभद्रा का, ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि उसे डिसमेंटल नहीं किया जाएगा और ये भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। ठीक है, अब पूरी रथ यात्रा किसके लिए होती है, किस भगवान के लिए, तो ये देख लिया हमने, ये तीन दिए हैं, इनके लिए होती है। और ये जो है पूरी जगन्नाथ से निकलकर जो है कहां तक जाती है, तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, गुंदीचा टेम्पल पे जाके एंड होती है। कहां, तो गुंदीचा टेम्पल पर। ओके, अगला है न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक सेट गेट्स ICMR अप्रूवल फॉर कोविड टेस्टिंग इन केरला। सो न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक जो है ये, इसको पहले भी जो है अप्रूवल मिल चुका है अलग अलग राज्यों के लिए। तो अब जाके जो इसको अप्रूवल मिला है, किसके लिए मिला है, तो इसको केरला स्टेट में जो है कोविड-19 टेस्टिंग के लिए मिला है। और मैंने यहां पे ये न्यूज लिया क्यों है, क्योंकि मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि जो न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक है ये एकमात्र ऐसी लैब है कि जिसको ICMR ने, जिसकी 4 फैसिलिटीज को कोविड-19 टेस्टिंग के लिए अलाउ किया था मार्च के महीने में। तो ये फैसिलिटीज कहां-कहां है इसकी, तो आपका अहमदाबाद में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है और पुणे में है। कहां-कहां, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे। और इसके अलावा न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक के फाउंडर कौन है, वो है डॉक्टर GSK वैल्यू। क्या नाम है उनका, डॉक्टर GSK वैल्यू। और इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है ये कहां है, ये चेन्नई में है। कहां है, चेन्नई में। ठीक है, चलिए अगला न्यूज क्या है, सेंटर अमेंड्स जनरल फाइनेंस रूल 2017 टू पुट कर्ब्स ऑन प्रोक्योरमेंट फ्रॉम बॉर्डर कंट्रीज। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि जो भी कंट्रीज भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, चाहे वो भूटान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो। तो अब क्या है कि वहां की कोई भी कंपनीज अगर इंडिया में कंपनी या इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसे जो है गवर्नमेंट के रजिस्ट्री यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन से परमिशन लेना पड़ेगा। और प्लस जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और होम मिनिस्ट्री ने भी क्लियरेंस दी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है रूल में। अब क्या है कि यहां पे अब इनफैक्ट कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि भूटान जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध है और नेपाल जिनको हम लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं, तो क्या ये उन देशों के लिए भी ये रूल लागू होगा। तो उसी कल ही क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके फाइनेंस मिनिस्ट्री में और एक जो है सर्कुलर निकाला जिसमें यह कहा गया कि जिन कंट्रीज को लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया एक्सटेंड कर रहा है उन कंट्रीज में ये रूल जो है लागू नहीं होगा। तो एसेंशियली आप समझ जाइए
चाहिए कि ये किस कंट्री की तरफ डायरेक्टेड है, तो डेफिनेटली ये चाइना की तरफ ही डायरेक्टेड है। ठीक है, तो इंडिया हाल के दिनों में जो है अपना जो ट्रेड रिलेशन है चाइना के साथ धीरे धीरे कम कर रहा है। ओके, चलिए अब क्या है, अगला है एंड्रॉइड 11 डेजर्ट नेम इज रेड वेलवेट केक। तो जैसा कि पता है कि एंड्रॉइड जो है ये मतलब कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोबाइल सॉफ्टवेयर है, हर एक मोबाइल में ये यूज होता है एंड्रॉइड, दूसरा एप्पल का, और ये है आपका एंड्रॉइड। ठीक है, तो एंड्रॉइड 11 जिसका कि बेटा वर्जन लॉन्च हो चुका है, तो उसको रेड वेलवेट केक नाम दिया गया है। ये केवल इंटरनल पर्पसेस के लिए, ठीक है, केवल किसके लिए, इंटरनल पर्पसेस के लिए, क्योंकि एंड्रॉइड 9 जिसको क्या पाई भी कहा जा रहा था, एंड्रॉइड 9 को क्या कहते थे हम लोग, पाई, PIE। तो उसके बाद से जो है गूगल ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो है एंड्रॉइड को अब न्यूमेरिकल ऑर्डर में ही देंगे, उनका नाम नहीं रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि एंड्रॉइड ने कब से नाम रखना अल्फाबेटिकली चालू किया था, तो ये फर्स्ट टाइम जो है सितंबर 2009 में एंड्रॉइड डोनट नाम रखा था। किससे, एंड्रॉइड डोनट। कब, तो सितंबर 2009 में। ठीक है, एंड्रॉइड किसका है, गूगल का है। अब अगला क्या है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म हाना फॉर्म्स एज गोंजालो स्टॉर्म स्ट्रेंथ रिमेन्स स्टडी। तो ये क्या है, ये दो स्टॉर्म है ट्रॉपिकल स्टॉर्म, कौन कौन से, हाना और गोंजालो, और ये कहां आए हैं, ये आपका मैक्सिको गल्फ में आए हैं, और ये जो है अटलांटिक जो ओशन है उसमें आए हैं, और ये यूएस को हिट करेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, अब ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये जैसा पता है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया और यहाँ पे साइक्लोन के रूप में जाना जाता है, साउथ चाइना सी, जापान के वहां पे इसको टाइफून बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं, और जो करीबियन रीजन है वेस्ट इंडीज वगैरह का, वहां पे इसको क्या बोलते हैं, ह्यूरिकेन बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या आपका इंडियन ओशन रीजन में इसको साइक्लोन बोला जाता है, फिर आपका ऑस्ट्रेलियन रीजन में इसको विली विली बोला जाता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को, उसके बाद आपका साउथ चाइना सी, जापान में उसको टाइफून बोला जाता है, और आपका करेबियन रीजन में इसको क्या बोला जाता है, करेबियन रीजन में ह्यूरिकेन्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, और यहां पे हम अपने न्यूज ऑफ द डे का समापन करते हैं। और अब किस तरफ चलते हैं, तो जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट शो कौन सा, करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर। तो सॉरी, ये जो है ये गलती से आ गया है। ठीक है, ये कल का है, कल मैंने डिस्कस किया है, इस स्लाइड को हटाना भूल गया। तो चलते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर्स पे। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम व्हेन विल द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2020 कम इनटू इफेक्ट। तो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग तीसरा संशोधन नियम 2020 कब से लागू होगा। तो ये जो है आपका डी करेक्ट आंसर है, ये कब से, 1 दिसंबर से लागू होगा। और इसको लेकर क्या है कि ये जो है नए पिक्टोरियल इमेजेस जो हैं, 2 इमेजेस जारी किए गए हैं। तो पहला इमेज जो है ये दिसंबर 1 2020 से लागू होगा, और दूसरा इमेज जो है दिसंबर 1 2021 से लागू किया जाएगा। और ये जो है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स 2008 को अमेंड किया है। इसके लिए कब आया था ये, एक्चुअली कब आया था, ये 2008 में ये आपका रूल आया था। ठीक है, और सेक्शन 20 के अंतर्गत, यानी कि इस एक्ट के सेक्शन 20 के अंतर्गत क्या है कि अगर जो है इसका वायलेशन करता हुआ कोई भी शॉपकीपर या इंडस्ट्री या जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है पाया गया, तो उसको क्या है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। क्या है, ये पनिशेबल ऑफेंस है जिसमें फाइन और जेल दोनों हो सकती है। कौन से सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 20 ऑफ द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शांताराम बुदना सिद्धि became the first from the सिद्धि community to be nominated to कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो इसमें बड़ी बात क्या है, तो बड़ी बात क्या है कि सिद्धि कम्युनिटी ट्रेसेस इट्स रूट टू विच कंट्री, ये बड़ी बात है। तो क्या है कि कर्नाटक विधान परिषद में मनोनीत होने वाले सिद्धि समुदाय से शांताराम बुदना सिद्धि पहले व्यक्ति बने। तो सिद्धि समुदाय का मूल किस देश में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि इनकी ओरिजिन कहां की है, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है,
तो इनकी ओरिजिन कहां पे है सिद्दी कम्युनिटी की? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, मोजाम्बिक। कहां? तो सी, मोजाम्बिक में। ठीक है, और प्लस दूसरा एक और अफ्रीका का कंट्री है, कौन सा? कीनिया। तो मोजाम्बिक और कीनिया में जो है ये कम्युनिटी अपने ओरिजिन्स जो है ट्रेस करता है। कहां कहां? मोजाम्बिक और कीनिया में। ठीक है, अब ये इंडिया में कहां कहां पे ये सिद्दी कम्युनिटी कंसंट्रेटेड है? ये ट्राइबल कम्युनिटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती है। ठीक है, तो ये कहां कहां कंसंट्रेटेड है? तो आपका ये कम्युनिटी मुंबई, गोवा और वेस्टर्न घाट्स में जो है ये कम्युनिटी कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और ये जो है अब इंडिया में पहले लेजिस्लेटर हो गए हैं किसके? कर्नाटका सिद्दी कम्युनिटी के। ठीक है, और सिद्दी जो है आपका शांताराम बुदना सिद्दी, ठीक है, शांताराम बुदना सिद्दी जो है ये कर्नाटका स्टेट के सेक्रेटरी हैं। किस चीज के? तो वनवासी कल्याण आश्रम के। किसके? तो वनवासी कल्याण आश्रम के, जो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ट्राइबल वेलफेयर इनिशिएटिव है। तो वनवासी कल्याण आश्रम। और अब इसी से एक फ्लैशबैक रिलेटेड न्यूज निकलता है कि हमने हाल ही में देखा था कि जो वनवासी कल्याण आश्रम के नेशनल प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जगदेव राम ओरांव, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, द न्यू वेबसाइट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नाउ एक्सेसिबल इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस? तो प्रधानमंत्री की नई वेबसाइट अब कितनी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी? तो ये कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगी भारतीय भाषाओं में? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 22 भाषाओं में। इसके अलावा जो है ये यूएन की 6 भाषाओं में भी जो है ये प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट उपलब्ध होगी। और अभी तक यानी कि आज तक हम बात करें तो ये अब तक 12 भाषाओं में प्रधानमंत्री की वेबसाइट जो है उपलब्ध थी। अब बढ़ के कितनी हो जाएगी? 22 इंडियन लैंग्वेजेस जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और 6 यूएन की लैंग्वेजेस में। अब 22 इंडियन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कौन से हैं और 6 यूएन लैंग्वेजेस कौन से हैं? तो आइए यहां पे देख लेते हैं। तो जो 6 यूएन लैंग्वेजेस हैं वो हैं आपके अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। और जो लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो हैं 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो कि भारतीय संविधान के 8वीं सूची में दी गई हैं। ये कौन कौन सी है? असामीज, बंगालीज, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, और ये रहा आपका प्रधानमंत्री का वेबसाइट। और ये देख सकते हैं यहां पे मैंने ये ड्रॉप डाउन से उनके वेबसाइट से ये 12 लैंग्वेजेस आप लोगों को दिए हैं। कौन कौन से में है? इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आई होप आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज रेज्ड द मिनिमम वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स? तो किस राज्य ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है? तो ये किसने? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, ओडिशा। और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? तो नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, अब जब बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस की तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो मिनिमम वेजेस हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो आइए यहां देखते हैं। अच्छा, तो पहले मैंने यहां पे क्या डिस्कस किया है? उड़ीसा के मिनिमम वेजेस बताने से पहले मैंने यहां पे छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश के मिनिमम वेजेस के बारे में आपको बताया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मिनिमम वेज जो है एक अनस्किल्ड वर्कर को 938 रुपीज पर मंथ मिलता है और एक स्किल्ड वर्कर को 11,070 रुपए पर मंथ मिलता है। फिर बिहार में 7,462 रुपए पर महीने मिलता है अनस्किल्ड को और 11,544 मिलता है हाईली स्किल्ड को। उत्तर प्रदेश में 8,625 रुपए प्रति माह मिलता है अनस्किल्ड वर्कर को और रुपए 10,627 प्रति माह मिलता है स्किल्ड वर्कर को। अब जरा उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो ओडिशा ने जो है लगभग 83 टाइप ऑफ डिफरेंट सर्विसेज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, स्किल्ड हो या हाईली स्किल्ड हो, तो इनके लिए जो है मिनिमम वेजेस निर्धारित किए हैं। ठीक है, अब अनस्किल्ड वर्कर्स का कितना है? 280 रुपए प्रतिदिन से बढ़ा के 303 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन कर दिया है। सेमी स्किल्ड का कितना कर दिया है? 320 से बढ़ा के 393 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन। स्किल्ड लेबरर्स का 370 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर
बढ़ाकर 393 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन, हाईली स्किल्ड लेबरर्स का 430 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 453 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन कर दिया है। और यदि आपको मंथली चाहिए तो डेफिनेटली आप 30 से मल्टीप्लाई करके आप मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा, यानी कि पिछली डेट से। तो कब से लागू होगा? ये 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा पूरे उड़ीसा में। ठीक है, अब जब इतनी सारी बातें हमने कर ली है तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट जो है हाईएस्ट मिनिमम डेली वेज देता है। तो ये कौन है? ये है आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली क्या करता है? ये हाईएस्ट मिनिमम डेली वेज देता है। और ये कितना है? तो अनस्किल्ड वर्कर के लिए कितना है? 14,882 रुपए प्रतिमाह देता है। फिर सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए 16,341 रुपए प्रतिमाह और स्किल्ड वर्कर्स के 17,991 रुपए प्रतिमाह जो है दिल्ली सरकार देती है। इसके अलावा अब हमारे को यहाँ पे नेशनल मिनिमम वेज भी पता होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय न्यूनतम आय। ठीक है, ये कितनी है? तो ये है 4,628 रुपए प्रति माह। कितनी है? 4,628 रुपए प्रति माह। और ये सारे के सारे 2020 के फिगर्स हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फॉर विच स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरी अ प्रपोजल फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाज अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुमोदित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, लद्दाख। क्या है करेक्ट ऑप्शन? डी, लद्दाख। ठीक है, अब लद्दाख की जब बात हुई है तो जरा उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगस्त 5, 2019 को जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पहले एक राज्य था, उसको जो है लद्दाख और जो है जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था। तो ये रहा आपका लद्दाख और ये रहा आपका क्या? जम्मू एंड कश्मीर। अब ये दोनों क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 5 अगस्त 2019 में जब ये हुआ था तो केंद्र सरकार ने कहा था कि दोनों रीजन के डेवलपमेंट के लिए, चाहे एजुकेशन हो, सोशल, इकोनॉमिकली, केंद्र जिम्मेदार होगा। तो अब जाके जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर लद्दाख जो है वहां पर जो है बनाया जाएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने इसकी जो है अनुमति दे दी है। इसके अलावा उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज होगा जो कि गेलुग और काग्यू सेक्ट को जो है सर्व करेगा। सो गेलुग जो है इसी में से 14th दलाई लामा बिलोंग करते हैं और काग्यू सेक्ट जो है ये तिब्बतन बुद्धिस्ट हैं जो कि कहां रहते हैं? लद्दाख में। अब आपको क्या है कि ये दोनों कम्युनिटी याद रखने हैं। गेलुग और काग्यू सेक्ट ये कहां पाए जाते हैं? तो आपका लद्दाख में पाए जाते हैं। सिद्धी समुदाय कहां मिल पाए जाते हैं? तो आपका सिद्धी समुदाय आपका मुंबई, गोवा और कर्नाटका में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको कम्युनिटीज डेफिनेटली याद रखेंगे, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब क्या है कि लद्दाख को पहला यूनिवर्सिटी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो है दिसंबर 2018 में स्टेट ने इनैक्ट कर दिया था। ओके, तो यहां से इतनी जानकारी आपको मिलती है। और अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन है कि विच स्टेट पास्ड द न्यू 5-year इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट रिजर्व्ड 70% जॉब्स इन ऑल न्यू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स फॉर लोकल रेसिडेंट्स। तो आपको बताना है किस राज्य ने एक नई पंचवर्षीय औद्योगिक नीति पारित की जिसमें स्थानीय निवासियों के लिए 70% नौकरियों का प्रावधान है। तो ये कौन है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, कर्नाटका। कौन है? तो डी, कर्नाटका इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो मैंने बाकी 3 जो स्टेट्स दिए हैं, इन स्टेट्स ने भी अभी हाल ही में ऐसे ही प्रोविजन जो है पास किए हैं। कहने का मतलब कि लोकल पॉपुलेशन को इंडस्ट्री में एम्प्लॉय करने के रिजर्वेशन को लेकर जो है क्या आपका नीतियां पास की हैं इन तीनों स्टेट्स ने भी। अब चौथा कौन हो गया है? आपका कर्नाटका। ठीक है, अब जब बात उठी है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गोवा, कर्नाटका की, तो हमें यहाँ पे कर्नाटक इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर के बारे में भी पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य।
गोवा के हैं प्रमोद सावंत और कौन है गवर्नर? सत्यपाल मलिक। कर्नाटका के हैं मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। ठीक है, और यहां पे दोस्तों कल मैंने आंध्र प्रदेश से संबंधित एक जो है टॉपिक डिस्कस किया था, किससे? तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल को लेकर। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वहां के कौन थे जिनको हटा दिया गया है? तो वो हैं आपके रमेश कुमार, एन रमेश कुमार। तो उसको लेकर जो है काफी वहां पे संवैधानिक लेवल पे जो है डिबेट्स चल रहे हैं कि उनको हटाना, स्टेट इलेक्शन को हटाना क्या सही है या नहीं। तो ये जो डिबेट है आप मेरे कल के वीडियो से आप देख सकते हैं, जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है ये। ओके, चलिए अब किसकी तरफ बढ़ते हैं? अपने कर्नाटका के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरफ। ठीक है, तो कर्नाटका का जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये 2020 से लेकर 25 तक लागू होगा। इसमें 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट करेगा ये, फिर 2 मिलियन पॉपुलेशन यानी 20 लाख लोगों को जो है क्या एम्प्लॉयमेंट देगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 10% पर एनम रहेगी। ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज पे फोकस रहेगा। इसके अलावा जो है कर्नाटका ये चाहता है कि वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में जो उसका शेयर है वो बढ़ जाए और वो तीसरा स्टेट हो जाए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में। इसके अलावा जो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को अमेंड किया जाएगा और इसको अमेंड करके औरतों के लिए भी नाइट शिफ्ट और जो ओवर टाइम है उसको 125 घंटे प्रति क्वार्टर से बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो है जो मीडियम, लार्ज और मेगा एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि 1.75% से लेकर 25% के बीच में होगी और ये 5 से 10 साल के लिए रहेगी। तो ये थे मुख्य प्रोविजन किसके? तो आपके कर्नाटका इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट इन इंडिया एज ऑफ 2018 अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इन इंडिया। तो भारत में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार अनुसार 2018 में भारत में जन्म पंजीकरण दर क्या है? तो ये है आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। कितना है? 89%। कितना? तो 89%। और एग्जैक्ट अगर बात करें तो ये है आपका 89.3%। कितना? तो 89.3%। और डेथ रजिस्ट्रेशन है आपका 88.8%। और ये कब के आंकड़े हैं? ये 2018 के आंकड़े हैं। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो 2018 में 23.2 मिलियन जो है बच्चे पैदा हुए, जो है उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और 70 लाख लोग जो मृत्यु को प्राप्त हुए उनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब 4 स्टेट्स जो हैं जिन्होंने कि परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी है रजिस्ट्रेशन में, तो आपका यूपी हो गया पहले, फिर उत्तराखंड, फिर वेस्ट बंगाल और फिर आपका बिहार। और उसके अलावा लगभग 13 राज्यों में 2018 में जो बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट है वो कितनी है? 100%। और लगभग 14 राज्यों में जो डेथ रजिस्ट्रेशन रेट है वो कितनी रही? वो 100%। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा डेथ रजिस्ट्रेशन जो है हुए, तो यानी कि ये क्या हुई? ये इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, तो ये था आपका बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का डाटा। और कौन निकालता है? रजिस्ट्रार ऑफ डेथ एंड बर्थ इन इंडिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच कंट्री इंडिया इज सीकिंग टू परचेज हैमर मिसाइल। सो भारत किस देश से हैमर मिसाइल खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, फ्रांस। क्यों? क्योंकि ये जो हैमर मिसाइल है ये आपका रफाल पे फिट होता है और अभी हमने देखा कि रफाल जो है लगभग 5 रफाल जो है भारत को फ्रांस देगा। कब? तो जुलाई 29 को। और वो कहां आएंगे? अंबाला एयरबेस पे। ठीक है, तो ये जो हैमर मिसाइल है लगभग एक रफाल में 6 हैमर मिसाइल फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर जो है इंडियन एयरफोर्स बातचीत कर रहा है और उम्मीद है कि ये जो है भारत को मिलेगा भी। तो इस हैमर मिसाइल की खास बात क्या है? तो ये जो हैमर मिसाइल है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। क्या नाम है? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये आपको याद रखना है। और ये जो है मीडियम रेंज मिसाइल है, ये एयर टू ग्राउंड जो है फायर होता है। प्लस ये जो है MK80 सीरीज बॉम्ब पे जो है फिट होता है। ठीक है, और इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? फ्रेंच डिफेंस फर्म साफरन ने। कौन मैन्युफैक्चरिंग करता है? तो फ्रेंच डिफेंस फर्म आपका साफरन। किसके लिए? तो फ्रांस एयरफोर्स और नेवी के लिए।
अब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो है 3 मीटर, वेट इसका है 330 केजी और इसकी रेंज है हाई ऑल्टीट्यूड्स पे 60 किलोमीटर और आपका लो ऑल्टीट्यूड पे 15 किलोमीटर। और ये जो है इसमें क्या है, फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है और प्लस एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ कैपेसिटी है। अब ये जो है आप सोच रहे होंगे कि फायर, जो हिंदी के मेरे मित्र हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है क्या और ये एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ कैपेसिटी है क्या। तो दोस्तों जिस भी मिसाइल में फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी होती है तो उसमें होता क्या है कि आपने एक बार मिसाइल छोड़ दिया तो फिर जो है वो जाके चाहे कुछ भी कर लो तो उसका आप डायरेक्शन मैन्यूवर नहीं कर सकते। वो एक बार मतलब कि आपके कमान से तीर निकल गई तो वो टारगेट को जाके ही हिट करेगी। तो इसी को हम बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी। और इंडिया में भी जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि नाग हेलिना, जिसे हम ध्रुव शास्त्र भी बोलते हैं, जो कि कल के वीडियो में हमने देखा था, तो वो भी जो है फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी पे बेस्ड है। यानी कि छोड़ दो वो जाके दुश्मन को मार के ही आएगा, उसको डायरेक्शन मैन्यूवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो छोड़ के भूल जाओ, सीधा आपको ऐसे याद रखना है। फिर एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ कैपेसिटी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि जनरली जब हम फायर करते हैं तो हम लोग किसी मिसाइल के पास में रहेंगे तो जो अटैक, यानी कि मान लीजिए कि अगर मैं मिसाइल फायर कर रहा हूं तो मैं शायद दुश्मन जो कि बी पॉइंट पे है मैं उसकी रेंज में हो सकता हूं। तो ये जो एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ कैपेसिटी के मिसाइल रहते हैं ये बेसिकली क्या है कि आप जो है बिना रेंज में आए भी आप छोड़ सकते हैं और ये मिसाइल दुश्मन के साथ बिना रेंज में आए भी इंगेज हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है जिसके तहत क्या कि जो ह्यूमन रिस्क है डेड होने की वो काफी रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इस मिसाइल को एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ कैपेसिटी मिसाइल भी बोलते हैं। किसको, तो हैमर को। ठीक है दोस्तों, तो ये था हैमर मिसाइल के बारे में। आई होप आपको यहां से काफी क्लैरिटी मिली होगी। और अब किसकी तरफ बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नवा क्वेश्चन है कि विथ विच कंट्री इंडिया इज डेवलपिंग रैपिड टेस्टिंग किट फॉर रिजल्ट्स इन लेस देन 30 सेकेंड। सो किस देश के साथ भारत 30 सेकेंड से कम समय में तेजी से परीक्षण करने वाली किट विकसित कर रहा है। कौन सी किट, तो कोरोना की किट। ठीक है, तो ये किसके साथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इजराइल। क्या ऑप्शन है करेक्ट, इजराइल इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए जरा इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो इजराइल और इंडिया ये दोनों जो है 4 टेक्नोलॉजीज पे कोऑपरेट करेंगे। तो पहली जो 2 टेक्नोलॉजी है ये आपका जो है किस पे, ये आपका स्वैब यानी कि सलाइवा के सैंपल पे बेस्ड रहेगा और ये कोविड-19 टेस्ट है। तो पहले में क्या है, पोली एमिनो एसिड्स जो है यूज होगा जो कि रिजल्ट जो है 30 मिनट में दे देगा और कोई भी अगर एयरपोर्ट पे आदमी उतर रहा है तो उसको रियल टाइम में जो है रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो है वो क्या है, वो बायोकेमिकल टेस्ट है, वो आपका घर में भी यूज हो सकता है और ये भी रिजल्ट कितने, आधे घंटे में दे देगा। अब बात उठती है तीसरे टेक्नोलॉजी की। तो तीसरा टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें ब्रीथ एनालाइजर जो है लगाया गया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेगा ये टेक्नोलॉजी और ये पर्स आदमी की आवाज से ये पहचान कर डिटरमाइन कर लेगा कि इसको फर्स्ट स्टेज कोविड है या नहीं। तो देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहां यूज हो रहा है, आप सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कितने बड़े लेवल पे पैर पसार रहा है। ठीक है, तो क्या कि आपकी केवल आवाज को सुनकर जो है ये डिटरमाइन कर देगा कि आपको फर्स्ट स्टेज कोविड है या नहीं। ठीक है, अब चौथा क्या है, चौथा है एक वायरस डिटेक्टर जो कि रेडियो वेव्स को यूज करेगा, आपके ब्रेथ सैंपल को लेकर रेडियो वेव्स को यूज करके बताएगा कि वायरस जो है या नहीं। तो ये 4 टेक्नोलॉजी कौन डेवलप कर रहा है, इजराइल और इंडिया मिलकर। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसके जो है कौन इसको लीड कर रहा है, तो इजराइल की तरफ से कौन, डैनी गोल्ड। इजराइल की तरफ से कौन है, डैनी गोल्ड, जो कि इजराइल के डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड हैं। और इंडिया की तरफ से के विजय राघवन, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं दोनों। अब बात आती है गोल्ड की। तो जरा अगर फ्लैशबैक में जाएं तो डैनी गोल्ड वही आदमी है जो कि इजराइल में काफी फेमस है, जिन्होंने की वांटेड आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है। क्या बनाया है, आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये जो है पूरा सिटी साइज जो है एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये पूरे शहर को बचा सकता है किसी भी इनकमिंग मिसाइल से। तो सोचिए इजराइल जो है टेक्नोलॉजी और डिफेंस के मामले में कितना एडवांस नेशन है। ठीक है, तो ये थी
इजराइल और इंडिया को लेकर जो कोऑपरेशन है उससे संबंधित जानकारी। और अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, which is the world's largest tropical wetlands that is in news recently। तो विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि कौन सा है जो हाल ही में खबरों में है? तो कौन सा है? ये आपका डी करेक्ट ऑप्शन है। क्या नाम है? पंतानल। सो डी करेक्ट ऑप्शन है पंतानल। और ये ब्राजील, पैराग्वे और बोलिविया में ये फैला हुआ है ये वेटलैंड। और ये क्यों न्यूज में है तो मैं आपको बता दूं, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि 2020 में पंतानल के वेटलैंड्स के फॉरेस्ट में लगभग 3 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। तो आप सोचिए वहां पे, अब ब्राजील आपको पता है अमेजन फॉरेस्ट में आग लगा है और ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है बोल्सोनारो, उन्हें कोई फर्क नहीं गिरता कि एनवायरनमेंट में क्या डैमेज हो रहा है। तो आप सोचिए कि जो ये पंतानल वेटलैंड है इसमें जो फॉरेस्ट है कितना, लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है 2020 में। ठीक है। और अगर पैंतानल वेटलैंड की बात करें तो ये ब्राजील से होते हुए पैराग्वे और बोलिविया में फैला है और ये अमेजन रेन फॉरेस्ट के सदर्न मोस्ट एज पर है। ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया पंतानल के बारे में। अब यहां पे जरा हमने जो दिया है कि ये भी सारे क्या हैं, ये वेटलैंड्स हैं। तो कैमरिक वेटलैंड जो है ये जो है आपका रोन रिवर के किनारे है और ये फ्रांस में है। फिर वासुर नेशनल पार्क जो है ये आपका कहां है, ये आपका पापुआ प्रोविंस जो कि इंडोनेशिया का है, तो न्यू गिनिया में है वासुर नेशनल पार्क। तो पापुआ प्रोविंस इंडोनेशिया का वहां पर है। ठीक है। और सुंदरबन ये तो पता है लार्जेस्ट जो है डेल्टा है वर्ल्ड का, तो ये इंडिया में है। ठीक है दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों हम जो है अपना करंट अफेयर शो समाप्त करते हैं। आप लोगों को हमारा करंट अफेयर शो आज का कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और जी हाँ, मैं आप लोगों से जरूर माफी चाहूंगा कि मैं जो है टाइम जो है अपना रेगुलर नहीं कर पा रहा हूं, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी सुबह। तो दोस्तों अभी थोड़ा आप लोगों को मेरे से बियर करना पड़ेगा और मैं आने वाले टाइम में जो है एक ही टाइम रखूंगा जिसपे आप लोगों को रोज जो है उसी समय पे वीडियो मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हां, जाने से पहले, अलविदा कहने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और जी हां बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।